हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक आय के स्रोत के बारे में। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कि सरकारी आय के सोर्सेज कौन कौन से हैं, सरकार को कहाँ से आय प्राप्त होती है, किन किन स्रोतों से सरकार अपनी आय को एकत्र करती है सार्वजनिक व्यय करने के लिए। तो अब लेते हैं हम इसमें हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक आय का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, और सार्वजनिक आय के सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इस लेक्चर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कि सार्वजनिक आय का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसके सोर्स क्या है, सरकार को कहाँ से इनकम प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ सबसे पहले अब लेते हैं कि सार्वजनिक आय का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसे सरकारी आय या सरकारी राजस्व कहा जाता है। इसको या तो सरकारी पब्लिक इनकम या पब्लिक रेवेन्यू, सरकारी राजस्व कहा जाता है। तो सरकार को अलग अलग स्रोतों से जो इनकम प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सरकारी आय या सरकारी राजस्व। अब प्रोफेसर डाल्टन ने सरकारी आय का दो अर्थ लिए हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। तो अब ये देखते हैं कि व्यापक अर्थ में उन्होंने किस चीज को शामिल किया है और संकुचित अर्थ में किसको शामिल किया है। तो संकुचित अर्थ में जो सरकारी या सार्वजनिक आय है उसको उन्होंने नाम दिया है सरकारी राजस्व या पब्लिक रेवेन्यू। जो पब्लिक रेवेन्यू शब्द हम काम में ले रहे हैं वो उसका संकुचित अर्थ है। अब व्यापक अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ में प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि इसके अंतर्गत वो सारी सारी सरकारी प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो कि किसी भी निश्चित अवधि में सरकार को प्राप्त हुई हैं। और कौन सी सरकारी प्राप्तियां, एक तो पब्लिक रेवेन्यू सरकारी राजस्व है ही, इसके अलावा अन्य सभी स्रोतों की आय, जैसे सरकार ने व्यक्तियों से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है या केंद्रीय बैंक से कुछ उधार लिया है और या नई पत्र मुद्रा जारी की है, मतलब यदि नई करेंसी भी सरकार ने जारी की है तो वो भी सरकार की आय का एक सोर्स माना जाएगा, सरकारी आय का स्रोत। तो व्यापक जो अर्थ है उसमें सरकार ने पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकारी जो राजस्व है उसके अलावा जितने भी सरकार ने या तो व्यक्तियों से लिए हैं या बैंक से लिए हैं, व्यापारिक बैंकों से या केंद्रीय बैंक से, या सरकार ने नई पत्र मुद्रा जारी की है, उन सबको हम इसमें सरकारी आय या सार्वजनिक आय में शामिल करेंगे। अब सरकारी प्राप्तियां, इसको नाम दिया इन्होंने व्यापक अर्थ में, जो सरकारी आय या सार्वजनिक आय है उसको नाम दिया है प्रोफेसर डाल्टन ने सरकारी प्राप्तियां। सरकारी प्राप्तियां मतलब पब्लिक रिसीट्स, पब्लिक रिसीट का मतलब इसमें पब्लिक रेवेन्यू भी होगा, जितना सरकार ने उधार लिया है वो सब होगा, और कोई सोर्स है उसकी इनकम है तो वो होगी, और नई पत्र मुद्रा यदि जारी की है सरकार ने तो वो भी सरकार की आय का एक सोर्स माना जाएगा। संकुचित अर्थ में क्या होता है, संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम अब आगे इसका विस्तार से लेंगे, इसी को लेंगे कि सार्वजनिक आय में दो मुख्य सोर्स हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर आय लेंगे इसमें। फिर सार्वजनिक उद्यम, जितने भी सार्वजनिक उद्यम हैं वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो सरकार उनको बेचती है तो उनकी कीमतें उनको उसको मिलती हैं, या बहुत सारी चीज़ों की फीस शुल्क लेती है, या जुर्माने से जो इनकम होती है, या कोई गिफ्ट या अनुदान सरकार को जो मिलता है, तो वो सारी चीज़ हम इसमें पब्लिक रेवेन्यू में शामिल करेंगे, सरकारी राजस्व में। तो इस तरह से प्रोफेसर डाल्टन ने संकुचित अर्थ लिया और व्यापक अर्थ लिया। व्यापक अर्थ में पब्लिक रेवेन्यू मतलब संकुचित अर्थ में जो सार्वजनिक आय है उसको हम कहते हैं सरकारी राजस्व या सार्वजनिक राजस्व। इसमें कर और गैर कर आय दोनों को शामिल करते हैं। टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इन दोनों का जो जोड़ है वो तो हो गया पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक राजस्व। इसके बाद सार्वजनिक राजस्व के अलावा, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा, हम व्यापक अर्थ में शामिल करते हैं कि सरकार ने जितना भी उधार लिया है, चाहे वो व्यक्तियों से बॉन्ड बेचकर लिया है, केंद्रीय बैंक से लिया है, या फिर उसने नई पत्र मुद्रा जारी की है, इन सबको हम सार्वजनिक प्राप्तियों या सरकारी प्राप्तियों में शामिल करते हैं। तो इस तरह से ये तो हुआ सार्वजनिक आय का अर्थ कि सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसे हम सार्वजनिक आय कहते हैं। अब हम लेंगे कि सार्वजनिक आय के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सार्वजनिक आय के स्रोतों को दो भागों में बांट रहे हैं हम, एक टैक्स रेवेन्यू कर आय और एक गैर कर आय, दूसरा गैर कर आय। अब टैक्स रेवेन्यू में भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स होता है और एक अप्रत्यक्ष कर या
इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर सरकार कर को लगाती है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इसका आयकर के रूप में लिए जाते हैं कि जिस व्यक्ति की आय पर सरकार टैक्स लगाती है वही व्यक्ति उस कर का भुगतान करता है। तो प्रत्यक्ष कर, दूसरे अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर ये कर लगाया गया है ये आवश्यक नहीं कि वही व्यक्ति उसका भुगतान करे। जैसे कि हमारे बिक्री कर, उत्पादन कर, इस तरह के जो टैक्स होते हैं उनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे अब जीएसटी है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल होगा। तो इस तरह से एक कर आय होगी हमारे पास और एक गैर कर आय। गैर कर आय में क्या शामिल करेंगे? गैर कर आय में 3 तरह की आय को हम शामिल करेंगे। व्यावसायिक आय, व्यावसायिक आय का मतलब होता है जितने भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं, सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्योग धंधे हैं, वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं सरकार उनको बेचकर उससे इनकम प्राप्त करती है। दूसरी होती है प्रशासनिक आय। प्रशासनिक आय में हम ये जितनी भी फीस है, लाइसेंस फीस है, इस तरह से वो जो भी इनकम होती है उसको इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद आता है उपहार और अनुदान। यदि सरकार को किसी ने उपहार दिया है या दूसरे देशों से उसे अनुदान मिला है या एक राज्य दूसरे राज्य को या केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है वो उनकी आय के सोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको विस्तार से लेंगे। मेनली हमने सार्वजनिक आय के स्रोतों को 2 भागों में बांट दिया, एक कर आय और एक गैर कर आय। कर आय में भी फिर 2 तरह के कर हमारे पास है, एक तो प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। और फिर गैर कर आय में हम 3 तरह की आय को शामिल करेंगे। व्यावसायिक आय कि व्यावसायिक उद्यमों को से प्राप्त या उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो इनकम होती है। प्रशासनिक आय, जिसे जो भी जितने भी शुल्क है, लाइसेंस शुल्क है या जितना भी जुर्माना, दंड, पेनल्टी जो भी सरकार लगाती है वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। उसके बाद तीसरा इनकम का सोर्स होता है उपहार, कि यदि लोगों ने दिया है या दूसरे देश ने दिया है, किसी ने भी जो भी सरकार को उपहार के रूप में आय प्राप्त होती है या दूसरे देशों से जो अनुदान सरकार को प्राप्त होता है उसको इसमें शामिल करते हैं। अब लेते हैं टैक्स रेवेन्यू। कर जो है वो राज्य की आय का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। तो सार्वजनिक आय का जब सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो टैक्स है। टैक्स के द्वारा सरकार को सबसे ज्यादा मेजर इनकम प्राप्त होती है। तो अब पहले तो ये जाने कि कर होता क्या है, तो कर की परिभाषाएं देखते हैं। तो प्रोफेसर टेलर के अनुसार कर जो है सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है जो कि करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के दिए जाते हैं। तो प्रोफेसर टेलर ने क्या कहा कि कर क्या है? एक तो अनिवार्य भुगतान है और बिना प्रत्यक्ष लाभ की, ये जरूरी नहीं है कि जिसने टैक्स का भुगतान किया है उसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त हो। तो टैक्स 2 मुख्य विशेषताएं इन्होंने कहा, एक तो अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता है। दूसरा, और करदाता ये उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि मैंने टैक्स दिया है तो मैं इसके बदले कुछ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करूं। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय जो है, कर जो है सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है जिन्हें सार्वजनिक लाभ के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले सामान्य खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है और इसका विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता है। तो इन्होंने भी उसी तरह की परिभाषा दी है। एक तो कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया जाता है, अनिवार्य अंशदान होता है और ये जो टैक्स है वो सरकार अपने सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए लगाती है। जिस सार्वजनिक व्यय सरकार को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार जो है वर्तमान में सभी सरकारें जो है कल्याणकारी सरकारें हैं और सार्वजनिक कल्याण की विभिन्न योजनाएं शुरू करती हैं। इसके अलावा सुरक्षा, शांति, प्रशासन, इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है जिसको हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं और उस सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार जो है टैक्स लगाती है। तो इसका कोई विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं है। तो इन्होंने कहा, एक तो डाल्टन ने क्या कहा, सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया जाता है, अनिवार्य अंशदान है, सरकार अपने सामान्य खर्चों को या समाज कल्याण के कार्यों को पूरा करने के लिए लेती है और इसका कोई विशेष लाभ की उम्मीद करदाता नहीं कर सकता है। अब लेते हैं कर की मुख्य विशेषताएं। तो इन परिभाषाओं से हमें पता चलता है कि कर क्या है? अनिवार्य भुगतान है। मतलब कर एक अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में अवश्य करना होता है, चाहे वो आय कर दे या वो प्रत्यक्ष कर दे चाहे अप्रत्यक्ष कर दे, है ना?
तो यदि आयकर या प्रत्यक्ष कर की सीमा में नहीं आता है तो उसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में भुगतान करना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो या न हो, मतलब हर व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में उसको करना पड़ता है, और उसके बदले कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसको प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा है, कर के बदले विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। कर यदि मैंने कर दिया है या किसी व्यक्ति ने कर दिया है, तो कर देने वाला व्यक्ति सरकार से कर के बदले में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। कि मतलब जिस व्यक्ति ने टैक्स का भुगतान किया है या कर का भुगतान किया है, तो वो सरकार से ये नहीं कह सकता कि इसके बदले में मुझे लाभ चाहिए। तो कर देने वाला व्यक्ति सरकार से कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। कर की आय का सामान्य लाभ के लिए उपयोग होता है। जैसे कि पहले हमने देखा सार्वजनिक व्यय में कि सार्वजनिक व्यय जो सरकार करती है वो समाज कल्याण के कार्यों पर या समाज की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए या समाज के अधिकतम कल्याण के लिए वो करती है। तो जितनी भी इनकम, क्योंकि कर हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक आय का एक प्रमुख स्रोत है, सरकार की जितनी भी आय होती है उसमें सबसे ज्यादा इनकम जो है टैक्स से प्राप्त होती है। तो राज्य जो है कर के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे समाज कल्याण के या सामान्य हित में प्रयोग करता है, सार्वजनिक हित में प्रयोग करता है, किसी विशेष हित में उसको खर्च नहीं किया जाता। मतलब जितनी भी सार्वजनिक आय होती है उसको सार्वजनिक व्यय के रूप में सरकार सार्वजनिक हित में उसको खर्च करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि टैक्स जो है, कर आय सरकार की आय का प्रमुख साधन है, और इसमें कर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये देखें कि ये अनिवार्य भुगतान है, इसके बदले में कोई विशेष लाभ प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कर से जो इनकम होती है वो सरकार जो है सार्वजनिक कार्यों पर खर्च करती है। अब इसको और डिटेल में हम अभी नहीं लेंगे, फिर हम टैक्स रेवेन्यू को आगे जाके पढ़ेंगे कि दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो जो प्रत्यक्ष करों से जो इनकम होती है उसमें ऐसे करों को शामिल करते हैं जिसका कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसको भुगतान करता है, और एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको व्यक्ति जिसके भार को शिफ्ट किया जा सकता है। अब हम लेते हैं दूसरा भाग, नॉ नॉन टैक्स रेवेन्यू या गैर कर आय, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यावसायिक आय। व्यावसायिक आय क्या होती है? व्यावसायिक आय वह आय है जो सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों के रूप में प्राप्त होती है। ना? जैसे कि मैंने पहले बताया कि गैर कर आय में हम तीन चीजों को शामिल करेंगे, एक तो व्यावसायिक आय या कमर्शियल इनकम, दूसरा प्रशासनिक आय या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम, और तीसरा है गिफ्ट एंड सब्सिडी, उपहार और अनुदान। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यावसायिक आय। तो व्यावसायिक आय है क्या? व्यावसायिक कौन सी आय है? जो सरकार के द्वारा या सरकार को जो सार्वजनिक उद्यम है उनमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से प्राप्त होती है। मतलब जिन सार्वजनिक उद्यमों में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उनको बेचकर उनकी कीमत के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे हम व्यावसायिक आय कहते हैं। अन्य शब्दों में उस आय को व्यावसायिक आय कहा जाता है जो कि सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों की वस्तुओं व सेवाओं को बेचकर प्राप्त की जाती है। इस आय को हम कीमत का नाम देते हैं क्योंकि वे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के रूप में प्राप्त होती है। व्यावसायिक आय जो है इसको हम कीमत भी कह सकते हैं। कीमत क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सार्वजनिक उद्यमों में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनको बेचकर उनकी कीमत के रूप में सरकार को प्राप्त होती है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो डाक सेवाएं हैं, डाक पोस्ट ऑफिस में जितनी भी मतलब और बेची जाती हैं चीज़ें उनकी कीमतों के रूप में, या चुंगी जो सरकार लेती है, बिजली की कीमतें हैं, रेल वेज में जो हम कीमत अदा करते हैं, रेलवे सेवा को बुक करते हैं तो जो कीमतें हम, या सरकारी भंडारों में जो शराब आदि बेची जाती है तो उसकी जो कीमत है, मतलब जितने भी सार्वजनिक उद्यम हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सार्वजनिक उद्यम हैं, उनको उनसे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर जो कीमत प्राप्त होती है उसको हम व्यावसायिक आय कह सकते हैं। अब दूसरा है गैर कर आय का दूसरा भाग है प्रशासनिक आय या एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। प्रशासनिक आय कैसे क्या होती है? जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार क्या करती है, समाज के लिए कुछ सामान्य कार्य करती है, जैसे व्यक्ति संपत्ति, देश की सुरक्षा, शांति बनाए रखना, या व्यक्तियों के आराम और सुविधा के लिए कुछ मौलिक सुविधाएं प्रदान करना, या कोई नियम तोड़ता है तो उसको दंड देना या उस पर पेनल्टी लगाना। ये सारे कार्य जो है प्रशासनिक कार्यों में शामिल होते हैं।
तो इनसे जो इनकम प्राप्त होती है या आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं प्रशासनिक आय। प्रशासनिक आय, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सरकार समाज के लिए कुछ सामान्य कार्य करती है, जैसे व्यक्ति तथा संपत्ति की रक्षा, व्यापार का नियमन तथा समाज के आराम और सुविधा के लिए मौलिक सुविधाएं इत्यादि। इसके अलावा सामान्य नियमन संबंधी कार्य करने के लिए कभी कभी अनुमति पत्र जारी करती है, नियम तोड़ने वालों को दंड दिया जाता है, कभी कभी व्यक्तियों के लिए सेवा करके उन्हें विशेष लाभ देती है। इन सब कार्यों के लिए सरकार सेवा के लाभ, सेवा की लागत अथवा दंड के रूप में, या तो जिस सेवा का लाभ उसको मिला उसके लाभ के रूप में, या सेवा की लागत कि जो सर्विस दी उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, उसकी लागत निकालने के लिए सरकार उनसे फीस लेती है, या किसी ने नियम तोड़ा है तो दंड के रूप में कुछ धन प्राप्त करती है, जिसे प्रशासनिक आय कहते हैं। अब प्रशासनिक आय की श्रेणी में हम इन चीजों को शामिल करेंगे, एक तो शुल्क या फीस, उसके अलावा लाइसेंस शुल्क, जब सरकार किसी को लाइसेंस देती है मोटर व्हीकल चलाने का या कोई और शराब बेचने का या कुछ और कार्य के लिए लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस शुल्क होता है, या कोई नियम तोड़ता है तो सरकार जुर्माना लगाती है, या किसी की संपत्ति को जब्त करती है, या विशेष कर निर्धारण। तो ये 5 चीजें हम प्रशासनिक आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि शुल्क क्या होता है, फीस क्या होती है। तो प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार शुल्क उस धनराशि को कहते हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक ऐसी आवृत्ति सेवा की लागत अदा करने के लिए दी जाती है, जो कि मुख्यतः जनता के हित के लिए होती है, किंतु जो शुल्क देने वाले को विशेष लाभ दे पहुंचाती है और उस लाभ को मापा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि शुल्क जो है वो सरकार जो सुविधा प्रदान करती है या कोई सेवा हमें प्रदान करती है तो उसकी लागत के रूप में हमसे वसूल करती है। उससे मतलब सारे सामान्य हित तो होता ही है, सार्वजनिक कल्याण या समाज का हित तो होता ही है, लेकिन जो शुल्क देता है उसको उसका विशेष लाभ मिलता है और उस लाभ को हम माप सकते हैं, उसी के आधार पर उससे फीस या शुल्क लिया जाता है। इस प्रकार शुल्क एक ऐसी अदायगी है जो कि उन प्रशासनिक सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए सरकार को दी जाती है, जो संपूर्ण जनता के हित में संपन्न किए जाते हैं, किंतु जो व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करते हैं। मतलब जो शुल्क देता है उसको ज्यादा लाभ देते हैं, वैसे तो वो सामान्य हित के कार्य होते हैं, लेकिन जो उसकी फीस देता है उसको उसका विशेष लाभ मिलता है। अतः शुल्क केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा अदा की जाती है जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से कोई विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। तो सेलिगमैन ने क्या कहा, या हम क्या कहें कि शुल्क क्या होता है? सेवा की लागत है, कि जिस सेवा का हम लाभ ले रहे हैं उसकी लागत को पूरा करने के लिए सरकार जो है हमसे एक फीस लेती है, कि जो सर्विस हमने ली उसकी लागत हम उसको पे करें। तो वो जो सेवा होती है वैसे तो वो जनहित की होती है, सामान्य हित की होती है, लेकिन सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है केवल उसी से वो फीस ली जाती है। तो शुल्क की विशेषताएं क्या है? शुल्क राज्य द्वारा की गई प्रशासन तथा न्याय संबंधी सेवाओं का भुगतान है। मतलब राज्य में सरकार जो प्रशासन और न्याय से संबंधित, यदि कोई जुडिशरी में जाता है और न्याय से संबंधित उसका मामला है तो यद्यपि ये सेवा तो क्या है, सार्वजनिक हित की है। यदि देश में प्रशासन और न्याय व्यवस्था अच्छी होगी तो देश में सुरक्षा होगी, शांति होगी, लेकिन जिस व्यक्ति का काम न्यायालय में है फीस उसी से ली जाएगी। शुल्क में जैसे को तैसा का संबंध होता है, मतलब जो फीस देगा उसको लाभ मिलेगा। शुल्क का भुगतान अनिवार्य होता है कि जो व्यक्ति शुल्क का भुगतान करेगा उसे ही वो सेवा मिलेगी। शुल्क का ये जो फीस है ये लेने वाले को तो विशेष लाभ पहुंचाती है, परंतु इसका उद्देश्य जो होता है वो सार्वजनिक लाभ होता है। जैसे निःशुल्क शिक्षा या कुछ फीस लेकर जो सरकार जो है स्कूलों में कुछ फीस के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, या न्यायालय की फीस होती है। तो इस तरह से ये जो फीस है ये सेवा तो सार्वजनिक हित की होती है, लेकिन जिसको विशेष लाभ चाहिए होता है उसी को शुल्क फीस उसी को अदा करनी पड़ती है। अब है लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस फीस क्या होती है? ये तब दी जाती है जब सरकारी कर्मचारी कोई सेवा तो नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति को केवल कोई विशेष अधिकार या विशेष अनुमति देता है। इसमें कोई सर्विस हमको नहीं मिलती है, लेकिन हमको एक परमिशन मिल जाती है, एक विशेष राइट मिल जाता है, जैसे व्हीकल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाना है, स्कूटर चलाना है, कार चलाना है, तो इसके लिए हमें कोई सर्विस नहीं दी जाती है,
लेकिन हमें ये परमिशन मिल जाती है कि यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम कार चलाने के अधिकारी हैं, हम उसको चला सकते हैं। जो भी व्हीकल हमारे पास है, जो भी वाहन हमारे पास है जिसका हमने लाइसेंस बनवाया है, तो यदि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम उसको चलाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो लाइसेंस क्या होता है? ये कि व्यक्ति को केवल कोई विशेष अधिकार या परमिशन, अनुमति देता है। लाइसेंस द्वारा सरकार व्यक्तियों की क्रियाओं का नियमन करती है, क्योंकि लाइसेंस, बिना लाइसेंस के क्या होगा, हम उस व्हीकल को चला नहीं सकते हैं। या शराब बेचने का लाइसेंस मिलता है, या कई लोग जो क्या कहते हैं, रिवॉल्वर वगैरह, ये सारी चीजें चलाने का भी सरकार लाइसेंस देती है। तो हर किसी को इसकी पीछे उद्देश्य क्या है कि लाइसेंस जिसके पास होगा वही उस चीज का, उस सेवा का उपयोग कर सकता है। तो उसको ही परमिशन है कि या तो वो व्हीकल चलाए या शराब बेचे या बंदूक या रिवॉल्वर चलाए, केवल वही व्यक्ति इसको चला सकता है। तो इससे क्या होगा, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है कि इससे उसमें मनमाने तरीके से कोई भी उसका उपयोग ना करे। अब आता है जुर्माना अथवा अर्थदंड। अर्थदंड तथा जुर्माना सरकारी आय के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, और ना ही कोई ये सरकार ये चाहती है कि जुर्माने या अर्थदंड से उसको ज्यादा आय हो। तो जुर्माने का मतलब है लोग ज्यादा से ज्यादा नियमों को तोड़ रहे हैं। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि वहां के नागरिक नियमों को तोड़े और इस जुर्माने से उसको ज्यादा आय हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? जुर्माना या अर्थदंड देने का उद्देश्य क्या है कि सरकार किसी भी अनुचित कार्य को रोकने के लिए या अपराध की रोकथाम के लिए या नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने के लिए केवल ये जुर्माना अथवा अर्थदंड दिया जाता है। अब है जमानत या संपत्ति जब्त करना। जमानत या संपत्ति को जब्त करने से आशय उस जुर्माने से होता है जो कि अदालतों द्वारा लोगों पर इसलिए किए जाते हैं कि वे निश्चित तिथि को अदालत में उपस्थित होने में असफल रहे अथवा उन्होंने पहले किए गए ठेकों अथवा करार को पूरा नहीं किया। न्यायालय की यदि कोई अवमानना की, किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया या कुछ और काम किया और उसको भुगतान नहीं किया, या कोई और उसने न्यायालय का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो कि है वो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। या कई बार जो मृतक व्यक्ति होता है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस पर भी सरकार का या सार्वजनिक आय, उसका सार्वजनिक सत्ता का उस पर अधिकार होता है, उस संपत्ति को भी सरकार जब्त कर सकती है। तो इस तरह से जुर्माना अथवा अर्थदंड सरकार की आय का स्रोत तो है, पर ये महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, और ना ही सरकार इसको बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। परंतु यदि इससे ज्यादा इनकम होगी, इसका मतलब लोग ज्यादा कानूनों को तोड़ रहे हैं। एक जमानत और संपत्ति जब्त करने का हो गया। अब लेते हैं हम विशेष कर निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसकी परिभाषा जो प्रोफेसर सेलिंगमैन ने दी, उनके अनुसार विशेष कर निर्धारण एक अनिवार्य अंशदान है जो प्राप्त किए गए विशेष लाभों के अनुपात में लगाया जाता है, जिससे कि जनहित में किए गए संपत्ति के विशेष सुधार की लागत निकल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष कर निर्धारण एक अनिवार्य अंशदान तो है, लेकिन ये जो विशेष लाभ प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को या समुदाय को, तो उस विशेष लाभ के अनुपात में सरकार लगाती है। जैसे मान लो किसी जगह पर सरकार ने नई सड़क बनवाई किसी मोहल्ले में, या जहां भी बनवाई, तो वहां पर सड़क बनने से वहां की जो मकान है उनकी कीमत बढ़ गई। मकान की कीमत बढ़ गई तो सरकार जो है सड़क बनाने की लागत को निकालने के लिए वहां पर एक विशेष कर का निर्धारण कर सकती है। या किसी गांव से यदि नहर निकलती है तो वहां पर जो लोग रहते हैं, जो किसान हैं, उनकी उपज बढ़ जाएगी। उपज बढ़ जाएगी तो उस नहर की लागत को, मतलब उस व्यक्ति ने, सड़क बनने से जो मकान की कीमत बढ़ी तो मकान वाले ने कुछ कार्य नहीं किया। नहर निकालने से यदि किसान की उपज बढ़ गई तो उसमें किसान का कोई योगदान नहीं। मतलब जो अनुपार्जित आय है कि उसकी बिना मेहनत के उसकी आय बढ़ गई, तो उस आय पर सरकार लाभ के अनुपात में विशेष कर का निर्धारण करती है, क्योंकि वो जो उसने कार्य किया उसकी लागत को वो उससे ले सकेगा। इससे ना तो देने वाले को कोई बर्डन लगेगा, क्योंकि उसकी इनकम तो ऑलरेडी बिना किसी कार्य के बढ़ गई है। तो उसका आय पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे कहते हैं विशेष कर निर्धारण।
तो विशेष कर निर्धारण की विशेषताएं क्या है? एक तो इसका विशेष उद्देश्य होता है कि वो केवल वहीं पर लगाई जाएगी जहां पर लोगों को फायदा हुआ है, उसके कारण से उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है। दूसरा, विशेष लाभ जो है उसको मापा जा सकता है कि यदि सड़क बनाई तो रोड वहां पर लोगों के मकानों की कीमत कितनी बढ़ी है, उसके आधार पर सरकार टैक्स लगाएगी। विशेष कर निर्धारण प्रगतिशील न होकर लाभ के अनुपात में लगाया जाता है, तो इसमें जितना लाभ प्राप्त होता है उसके अनुपात में सरकार इस टैक्स को लगाती है। विशेष कर स्थानीय सुधार के लिए लगाया जाता है और ये स्थानीय क्षेत्र में जो सुधार होते हैं वहां पर लगता है। तो इस तरह से ये हो गया विशेष कर निर्धारण। अब लेते हैं उपहार और अनुदान। इसके अंतर्गत एक संघीय प्रणाली वाले देशों में संघ सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को अनुदान देती है। संघ सरकार राज्य सरकार को तथा राज्य सरकार जो है वो स्थानीय निकायों को अनुदान देती है, स्थानीय सरकारों को। यह अनुदान किसी विशेष कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए अथवा सामान्य अनुदान हो सकता है, या तो किसी विशेष कार्य के लिए, प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी फैल गई, उस समय युद्ध का संकट काल है, ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अनुदान जो है देती है। एक देश दूसरे देश को अनुदान देता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को देती है, राज्य सरकार जो है वो स्थानीय सरकारों को देते हैं। तो इस तरह से अनुदान जो है वो वापस नहीं किया जाता है और इसलिए प्राप्तकर्ता के लिए आय होता है। अनुदान को कभी भी किसी सरकार को वापस नहीं करना पड़ता है। अनुदान का उद्देश्य किसी कार्य अथवा सेवा में सुधार हो सकता है, मतलब जो भी अनुदान दिया जाता है वो किसी विशेष कार्य में या विशेष कोई सेवा है उसमें सुधार करने के लिए सरकारें एक दूसरे को देती है। तो ये तो हो गया अनुदान कि अनुदान जो है वो कभी वापस नहीं किया जाता है, इसलिए सरकार की आय का एक सोर्स होता है। तो इस अनुदान कोई भी दे सकता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को दे सकती है, राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को दे सकती है, विकसित देश विकासशील देशों को दे सकते हैं, तो कोई भी इसको दे सकता है। अब होता है उपहार। उपहार जो है वो गैर सरकारी दानदाताओं द्वारा सरकार को दिया गया ऐच्छिक अंशदान है। एक तो ये ऐच्छिक अंशदान है और गैर सरकारी जो दानदाता है वो सरकार को देते हैं। इसमें उपहार जो है निजी व्यक्ति अथवा गैर सरकारी दानदाता द्वारा कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार को दी जाती है, जैसे युद्ध की स्थिति है या संकट काल है। संकट काल का मतलब प्राकृतिक आपदा हुई है, उस समय जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से सरकार को दान देते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे युद्ध या संकट काल के समय सहायता कोष बनाती है सरकार, अलग से रिलीफ फंड बनाती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जितनी उनकी देने की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वहां पर दान देते हैं। या प्रतिरक्षा कोष बनाती है, जो युद्ध के समय सरकार को लोग अपनी इच्छा से, जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से सरकार को इसमें कोष में धन जमा करते हैं। तो उपहार ये हो गया। अब उपहार तथा अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली आय की मुख्य विशेषता ये है कि ये ऐच्छिक प्रवृत्ति के होते हैं और उनको देने वाला व्यक्ति बदले में किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करता। तो उपहार और अनुदान जो है लोग अपनी इच्छा से देते हैं, सरकारें अपनी इच्छा से देती हैं अनुदान। तो इसमें अनुदान देने वाला व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से देता है और इसके बदले में वो किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं कर सकता। मतलब देने वाला ये नहीं कर सोच सकता कि मैंने जो उपहार दिया है उसके बदले में मुझे कोई सेवा या मुझे कोई फायदा मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये हुई सरकार की आय के स्रोत, जिसमें से हमने दो भागों में बांटा, एक कर आय और एक गैर कर आय। कर आय में हमने लिया कि कर जो आय का मुख्य साधन है और गैर कर आय में हमने लिया व्यावसायिक आय। व्यावसायिक आय का मतलब सार्वजनिक उद्यमों में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बिक्री से जो सरकार को आय प्राप्त होती है। फिर है प्रशासनिक आय, इसमें हमने कई तरह की आय को लिया, जैसे शुल्क, लाइसेंस शुल्क, उपहार, दंड और जुर्माना जो होता है वो, और उसके अलावा हमने संपत्ति को जब्त करना, ये सारी चीजें हमने प्रशासनिक आय में ली। तो इस तरह से ये हुए सार्वजनिक आय के स्रोत कि सरकार जो है सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए जो सार्वजनिक आय एकत्र करती है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से सरकार सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक आय को इकट्ठा करती है। तो इस तरह से हमने सार्वजनिक आय के स्रोत के बारे में पढ़ा। थैंक यू।